जैसे अगर सरकार को, मैंने कई बार सुना सरकार के लोग अखंड भारत की बात करते हैं, इससे अच्छा मौका आपको काम मिलता। पीओक्यू लेने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते कि चुनाव में कह रहे थे 6 महीने के बाद पीओक्यू इधर होगा, अगर सरकार बन की, जनता ने तो मौका दे दिया, कहां है पीओक्यू, क्यों नहीं लेके आए इस बार आप लोग? तो पहली सीढ़ी तो इस बार ही चढ़ गए थे। जिस तरह से मीडिया ने माहौल बनाया था मोदिया, तो ऐसा लगा कि अगर देश की सेना ने जो हिम्मत जुटाई थी, सरकार मदद करती, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर होते इस बार, इसी बार। और फाइनेंस मिनिस्टर बैठी है हमारी, ये पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर होती। इस तरह के हालात बने हुए थे और ऐसा मौका चूकना ही नहीं चाहिए था। ले लेते, इससे अच्छा मौका किसे कैसे मिलता? पूरा देश एकजुट था। मोदी, मैं खत्म करूंगा, पूरा देश एकजुट था, इससे अच्छा मौका कहां था? लेकिन अब अमेरिका में बैठ के कोई देश के फैसले कर ले तो देश की गरिमा पे, संप्रभुता पे बहुत बड़ा हमला है। इसको हमें समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए किसी की हैसियत नहीं है। भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। यहां का 140 करोड़ देशवासी एकजुट खड़ा है और सबको जवाब दे सकता है। पाकिस्तान ने कहा और आपने मान लिया, और आपने सीज फायर का आज रक्षा मंत्री जी को मैंने सुना, उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा कि महाराज हाथ जोड़ते हैं, छोड़ो, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। लेकिन फिर उसके बाद 10 तारीख को दोबारा से जो है ड्रोन उड़े और 15 लोग शहीद हुए, 43 लोग घायल हुए। हम अपने आम नागरिकों को क्यों, जबकि मान रहे, मैंने रक्षा मंत्री जी को सुना, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये रोका गया, इसका मतलब हमें खतरा है कि दोबारा भी हमला हो सकता है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो हम अपने आम नागरिकों को और सेना के जवानों के जीवन को खतरे में क्यों डाल रहे हैं भविष्य में? क्या हमें इसके पुख्ता और परमानेंट इंतजाम नहीं करने चाहिए? मोदिया, 1965, 71, 1999 के युद्ध में किसी भी अरब देश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, लेकिन आज एक भी अरब कंट्री हमारे फेवर में नहीं खड़ी। क्या हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी पे नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया है? क्या हमारी राजनीतिक, जो भारतीय की लोकल राजनीति है, इसके चक्कर में क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे मित्रों को के मन में पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है? आदरणीय सदस्य श्री चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसी अधिकार को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया गया, जिसमें साफ कहा गया कि 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि बच्चों को शिक्षा पाने के अधिकार का व्यवहारिक लाभ मिल सके। यह संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत नीति निर्देश तत्वों का भी उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि राज्य का यह प्रयास रहेगा कि वह शैक्षिक और आर्थिक हितों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की विशेष सुरक्षा और प्रोत्साहन करेगा और सामाजिक अन्याय व शोषण के रूपों में उनकी रक्षा करेगा। साथ ही शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, यानी केंद्र और राज्य दोनों में इस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार यदि राज्य की कोई नीति या कानून केंद्र के कानून से टकराता है तो केंद्र के कानून को सर्वोपरि माना जाएगा। अतः राज्यों को के लिए आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। अपना विषय बताइए, मांग बताइए। सर, विषय बता रहा हूं। यूपी में विद्यालयों का विलय कर स्कूलों को 1 किलोमीटर से या उससे अधिक दूर ले जाना संविधान और आरटीई के प्रावधानों का उल्लंघन है। क्या यह निर्णय कमजोर वर्गों, दलितों, आदिवासियों, गरीबों के बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं करता है क्या? सभापति जी, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि वो इन स्कूलों को बचाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। गरीबों को बचाएं, उनके बच्चों को बचाएं। और आपके माध्यम से सभापति जी, सभापति लास्ट लाइन, अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार कहना चाहता हूं कि हम बच्चों का भविष्य बचाने के लिए सड़कों पर मुकाबला करने के लिए धन्यवाद।